हेलो गाइज, वेलकम टू दी हॉरर वर्ल्ड इन हिंदी। आई होप कि आप सभी खैरियत से होंगे। गाइज, अगर आपको हमारी कहानियाँ पसंद आती है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक शेयर एंड कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। अगर आप लोग हमें अपनी कहानियाँ शेयर करना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे इंस्टाग्राम का लिंक है, आप हमें वहाँ पे जाके अपनी कहानी भेज सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं हमारी आज की पहली कहानी की तरफ। मैं दिल्ली की एक फैक्ट्री में साफ सफाई का काम करता हूँ और मेरा जो घर है वो फैक्ट्री से 5 किलोमीटर की दूरी पर है। मेरे पास एक साइकिल है जिससे मैं अपने घर से फैक्ट्री और फैक्ट्री से घर आता जाता हूँ। एक दिन जब मैं फैक्ट्री से घर जा रहा था तो रास्ते में मुझे एक लड़की दिखाई दी और वह मुझे घूर घूर कर देख रही थी। मैं उसे टालते हुए अपने घर की तरफ निकल पड़ा। दूसरे दिन जब मैं उसी समय घर की तरफ जा रहा था तो वह लड़की उसी जगह मुझे दिखाई दी और मुझे घूरने लगी। फिर भी मैंने उसकी तरफ पलट के नहीं देखा और अपने घर की ओर निकल पड़ा। मैं उसके पास रुका भी नहीं क्योंकि मुझे वो लड़की थोड़ी अजीब ही लग रही थी। उसे देख के डर जैसा लग रहा था। वह लड़की कई दिनों तक मुझे ऐसे ही देखती रही। एक दिन वह लड़की वहाँ पर दिखाई नहीं दी तो मैं सोच में पड़ गया, ऐसा क्या हुआ जो वह लड़की आज नहीं आई। और यह कहकर अपने घर की तरफ निकल पड़ा। एक हफ्ते बाद मेरे घर पर एक चिट्ठी आई और मुझे पता लगा कि यह चिट्ठी उसकी ही है। उसमें नाम लिखा हुआ था प्रीति और उसमें से एक फ़ोटो निकली थी जो कि उसी लड़की की थी। मैं चौंक गया कि उसे मेरा पता कैसे चला। उस चिट्ठी में लिखा हुआ था कि कल जब फैक्ट्री से निकलो तो जहाँ पर मैं खड़ी रहती हूँ वहाँ पर मेरा इंतज़ार करना। और उसके दूसरे दिन मैं वहाँ पर पहुँच गया तो वह लड़की वहाँ पर नहीं खड़ी थी। वहाँ मैंने काफ़ी इंतज़ार किया और उसके बाद अपने घर की तरफ चल दिया। और तभी मुझे याद आया कि जो चिट्ठी आई थी उसमें उसका पता ज़रूर होगा। और घर जाकर मैंने उस चिट्ठी पे उस पते को देखा और उससे उसके घर मिलने चला गया। उसके घर जाके मैंने दरवाज़ा खटखटाया। दरवाज़ा खोलते ही एक आदमी आया और बोला कि क्या काम है। तो मैंने बोला कि मुझे प्रीति से मिलना है। तो उस आदमी ने बोला कि मैं उसका पापा हूँ और प्रीति को मरे हुए 2 महीने हो चुके हैं। और यह सुनकर मेरे हाथ पैर कांपने लगे। मैं सोच में पड़ गया कि वह लड़की जो मुझे रास्ते में मिली थी और जिसने मुझे चिट्ठी भेजी थी वह कौन होगी। और यह समझने मुझे देर नहीं लगी कि वह उसकी आत्मा है। तभी प्रीति के पापा ने मुझे दिखाया कि देख लो उसकी तस्वीर। मैंने उसकी तस्वीर देखी तो उसकी तस्वीर पे माला पड़ी हुई थी। और उसके बाद मैं भागकर अपने घर पे आ गया। मैंने उस चिट्ठी को तुरंत जला दिया और उस दिन के बाद मैंने सभी अनजान लोगों से मिलना और बात करना बंद कर दिया। तो ये थी हमारी पहली कहानी। चलिए बढ़ते हैं हमारी दूसरी कहानी की तरफ। कई साल पहले की बात है। मैं जोधपुर के एक छोटे से गांव में प्राइमरी स्कूल में अध्यापक था और मेरे साथ उसी स्कूल में 5 अध्यापक और थे। उन सभी अध्यापकों की शादी हो चुकी थी और उनका अपना अपना परिवार था और मैं कुंवारा था, मेरी शादी नहीं हुई थी। फिर सभी लोग गांव में मकान भाड़े पे लेके रहते थे और स्कूल के पास एक छोटा सा अलग से कमरा बना हुआ था जिसमें मैं अकेला रहता था। स्कूल के चारों तरफ खेत और झाड़ियाँ थी। स्कूल में गांव से थोड़ी दूरी पर एक शमशान घाट भी था। स्कूल में बिजली नहीं हुआ करती थी और मैं अकेला अपने कमरे में लालटेन जलाकर खाना बनाता था और खाकर सो जाता था। तभी मेरे एक दोस्त ने बोला कि आप अपना टाइम कैसे निकालते हो, कल से हम लोग खाना खाने के बाद रात में तुम्हारे पास आ जाया करेंगे, तुम्हारा भी थोड़ा हंसी मजाक में टाइम पास हो जाएगा। दूसरे दिन स्कूल से छुट्टी होने के बाद घर जाकर खाना वाना खा के अपने कहे अनुसार मेरे सारे मित्र रात को 10 बजे मेरे घर पर आ गए। हम लोग बातें करने लगे। थोड़ी रात बीत गई। तभी हमारे एक मित्र ने कहा कि यहाँ पर ना तो बिजली है ना तो टीवी है, हम लोग बैठकर यहाँ क्या ही करेंगे, चलो आज हम लोग थोड़ी मस्ती करते हैं। तभी दूसरे मित्र ने बोला हम अपने साथ ताश के पत्ते लाए हैं, चलो खेलते हैं। और हम लोग धीमी लालटेन की जलाकर उसके सामने बैठकर ताश खेलना चालू कर दिया। थोड़ी देर बाद गर्मी लगने लगी तो हमने सारी खिड़कियां खोल दी तो अच्छी हवा अंदर आने लगी।
और हम लोग ताश खेलने में व्यस्त हो गए। तभी हमारे तीसरे मित्र ने बोला कि हमारे पास बीड़ी और माचिस भी है, आप लोग बोलो तो बीड़ी सुलगाएं। हम लोगों ने बोला हाँ क्यों नहीं। तो हमारे मित्र ने 4 बीड़ी जलाई, सब ने एक एक बीड़ी अपने हाथ में ले ली। तभी एक मित्र बोला और मुझे भी पिलाओ। हमने हंसकर बोला क्यों मजाक कर रहे हो, अभी तो तुमने बीड़ी हाथ में ली थी। तो उसने बोला कि हमको तो दिया ही नहीं। हमें लगा ये मजाक कर रहा है और हमने यह बात हंसी में टाल दी। दूसरे दिन मेरे मित्र मेरे घर वापस आए और बीड़ी ताश के पत्ते खेलने लगे। यह सिलसिला फिर देर रात तक चलता रहा। तभी मुझे लगा कि खिड़की से एक लंबा सा हाथ अंदर आया और मेरी बीड़ी लेकर चला गया। तब तो मानो कि मेरे होश उड़ गए, लेकिन उसका चेहरा हमें दिखाई नहीं दिया क्योंकि बाहर अंधेरा काफ़ी था और जो लालटेन की रोशनी थी वो बहुत धीमी धीमी चल रही थी। और यह घटना लगभग 4-5 दिन लगातार मेरे साथ होती रही। तो मैंने छठे दिन जब सवेरे मेरे मित्र लोग स्कूल में पढ़ाने आए तब मैंने यह बात सबको बताई। सबने बोला हाँ मैंने भी सुना है कि स्कूल के अंदर किसी अध्यापक ने किसी कारण जहर खाकर आत्महत्या कर ली थी और उसी की आत्मा आज भी स्कूल के पास भटकती रहती है। तो एक मित्र ने बोला चलो हम आज उससे पूछेंगे कि आप कौन हो, क्या पता कोई आदमी ही हो, हमारी तरह वो भी रात में टाइम पास करने के लिए आता हो। हम सब ने बोला ठीक है। रात में मेरे सारे मित्र मेरे घर आए। आज तो 5वां आदमी भी खिड़की से अंदर आकर बैठ गया, हमारे साथ ताश खेला और बीड़ी भी पिया। जब खेल खत्म हो गया तो वह खिड़की से बाहर जाने लगा तो मैंने आवाज़ दी काका कल फिर से आओगे ना। उसने कुछ नहीं बोला। इतना सब होने के बाद उसने हमें कोई नुकसान नहीं पहुंचाया था। हमारे एक मित्र ने उसके मुंह पर टॉर्च चलाई और तभी मैंने उसका हाथ पकड़ लिया, लेकिन टॉर्च के सामने हम लोगों ने उसका थोड़ा बहुत चेहरा देख लिया था। वह काला आदमी मटमैली सफ़ेद रंग की धोती और मुंह पर बहुत सारे चेचक के निशान लिए हुए था। यह देखकर सब लोग बहुत डर गए। सब ने बोला चलो गांव वालों को बताते हैं। हमने बोला नहीं, बच्चों के भविष्य का सवाल है, कोई भी गांव वाला अपने बच्चे को पढ़ने स्कूल नहीं भेजेगा। तभी एक मित्र ने बोला चलो कल से जहाँ पर यह जलाया गया था वहाँ पर बीड़ी माचिस ताश के पत्ते रख देते हैं, क्या पता इसको इन चीज़ों में दिलचस्पी हो। दूसरे दिन हम लोगों ने ऐसा ही किया। रात में वह अंदर खेले नहीं आया। हम लोग ऐसा 4-5 दिन में एक बार रख कर आ जाते थे। एक बार गांव वालों ने यह करते हुए हमें देख लिया और पूछा तो हमने बातें बता दी। तब से आज भी वहाँ पर गांव वाले बीड़ी माचिस ताश के पत्ते हफ्ते में एक बार ज़रूर चढ़ाते हैं और आज भी वह आत्मा किसी को परेशान नहीं करती। तो ये थी दोस्तों हमारी आज की दूसरी कहानी। चलिए बढ़ते हैं हमारी आज की तीसरी कहानी की तरफ। यह एक आंखों देखी घटना है। एक बार गर्मी की छुट्टियों में मैं और मेरी बहन मामा के घर घूमने गए थे। मामा के घर में नानी मुझे बहुत प्यार करती थी और मेरी बहनों को यह पसंद नहीं आता था क्योंकि वे थोड़ी शरारती वाली और थोड़ी मस्ती भी करती थी। एक दिन मेरी माँ की तबीयत अचानक से ख़राब हो गई। तब मेरे मामा मुझे भी घर ले आए। वो भी मेरे घर पर ही रुक गए। जब मेरी माँ की तबीयत सही हो गई तब मामा जी बोले कि मैं अपने घर जा रहा हूँ। मैं मामा से कुछ बोल पाता उससे पहले माँ ने बोला हाँ भैया ठीक है, आप घर चल जाइए। मेरे घर पर मैं और मेरी माँ ही बची। 2-4 दिन बीत गया। तब एक दिन रात में मुझे जोर की प्यास लगी और मैं आंगन में पानी पीने के लिए उठी। तभी मेरी नज़र ऊपर की तरफ गई तो मैंने देखा कि धुआं जैसा कुछ उठ रहा है। तब मैंने अपनी माँ को अंदर जाकर जगाया तो माँ ऊपर देखो, यह काला धुआं जैसा क्या उठ रहा है। मेरी माँ समझ गई कि यह मेरी चाची की आत्मा है जो मुझे लेने आई थी, क्योंकि मरने से पहले मेरी चाची ने कहा था कि मैं तुम्हारी बड़ी बेटी को नहीं छोड़ूंगी। मेरी माँ ने मुझे सुला दिया और खुद घर के पीछे बैर के पेड़ के नीचे बैठकर रोने लगी, क्योंकि ऐसा कहा जाता है मेहंदी के पेड़ पर हमेशा रात के 11:30 बजे के बाद चुड़ैल भूत प्रेत आत्मा निवास करती है और उसी पेड़ पर चाची की भी आत्मा रहती थी। तभी मैंने देखा कि मेरी माँ के आसपास बहुत सारी औरतें बैठी हुई है। मेरे दिमाग में कुछ भी नहीं सूझ रहा था। एक बार हम लोग 8वीं कक्षा में जब पढ़ रहे थे तो गुरुजी ने बताया था
कभी भी भूत प्रेत आत्मा दिखाई दे तो गायत्री मंत्र का जाप करो, बजरंगबली का नाम लो, तो आत्मा वहाँ से डरकर भाग जाएगी। उस वक्त यह मुझे याद आ गई और मैंने वैसा ही किया जैसे गुरुजी ने बताया था। आज मैं और मेरी माँ सही सलामत हैं, लेकिन जब से मेरी माँ के साथ वह हादसा हुआ था तब से माँ को थोड़ी भूलने की बीमारी हो गई और एक बंद कमरे में रहने लगी, क्योंकि बाहर अभी भी चाची की आत्मा दिखाई देती थी। लोग कहते हैं कि यह असत्य है, लेकिन जिसके ऊपर बीतती है वही जानता है। तो ये थी हमारी आज की तीसरी कहानी। चलिए बढ़ते हैं हमारी आज की अगली कहानी की तरफ। आज मैं आप सभी को ये सत्य घटना बताने जा रहा हूँ। मेरे मित्र के पिता लाल सिंह एक बैंक में कर्मचारी थे। वह भूत प्रेत जैसी आत्माओं का बहुत मजाक उड़ाते थे। वह कहते थे कि शैतानी शक्तियाँ जैसी कोई चीज़ नहीं होती, और वह चाहे रात हो या दिन, शमशान हो या फिर कब्रिस्तान, वो जानबूझकर वहाँ घूमा करते थे और बोलते थे, देखो अगर कोई आत्मा होती तो हमको परेशान ज़रूर करती, चाहे साधु हो या फिर कोई मौलवी। वो उन लोगों की बातों का बहुत मजाक उड़ाते थे और हैरानी इस बात की थी कि अब तक उनको कुछ भी नहीं हुआ था। एक दिन की बात है, वो दोपहर में अकेले बैंक जा रहे थे। तभी उनको एक चौराहे पर नींबू, पेड़ा, फूल और लाल कपड़ा रखा दिखाई दिया, जिसके चारों तरफ एक हल्दी का घेरा बना हुआ था। यह देखकर वो सोच में पड़ गए कि दोपहर में यहाँ पर यह सब सामान किसने चढ़ाया होगा, और वह मस्ती के मूड में साइकिल से नीचे उतरे और हल्दी से बने हुए घेरे के अंदर नींबू, लाल कपड़ा और मिठाई उठा ली। उस साइकिल पर बैठकर हंसते हुए बैंक की ओर चले गए। वह वहां पहुंचकर काम करने में व्यस्त हो गए। तभी उन्हें भूख लगी और वह नाश्ता मंगाकर खाने लगे, और तभी उनको याद आया कि मेरे पास नींबू मिठाई भी रखी हुई है, तो उन्होंने उसे भी खा लिया और जो लाल कपड़ा उठाया था उससे अपना मुंह पोंछकर कूड़ेदान में फेंक दिया। उस समय उनको कुछ भी नहीं हुआ। जैसे जैसे दिन ढलने लगा, रात होने लगी, वैसे वैसे उनका सर भारी होने लगा और वे बैंक से छुट्टी कर कर घर आ गए। रात में 12 बजते ही वह जोर जोर से हंसने लगे और कभी रोते, यहाँ तक कि वे अपना कपड़ा फाड़ देते थे या फिर अपने आप को चाकू या कैंची से मारने लगते। कभी अपना हाथ काटते, कभी अपना गले काटते। एक दिन तो हद तब हो गई जब वह फांसी का फंदा लगाकर खड़े हो गए थे। तब उनकी पत्नी ने उन्हें देख लिया और छुड़ाया। उसने उनसे पूछा कि आपको क्या हो गया है जो आप ऐसी वैसी हरकतें करने लग गए हो। तो वे कुछ नहीं बोले, जैसे कोई पागल कोई बात को सुन रहा हो। उनकी औरत परेशान होकर डॉक्टर के घर पहुंची और उनको इसका इलाज करने के लिए कहा। हालांकि डॉक्टर को उनकी बीमारी समझ नहीं आई, फिर भी वह उनको ग्लूकोज की बोतलें चढ़ाना चालू कर दिए थे। धीरे धीरे कुछ दिन बीतने के बाद लाल सिंह की तबीयत मानो कैंसर के मरीज से भी बदतर हो गई। तब उनकी पत्नी ने उन्हें एक अघोरी बाबा को दिखाया और अघोरी की समझ में सारी बातें आ गई। उसने कहा कि इन्होंने 4 रास्ते पर बड़े सामान को उठा लिया था और यह उसी का नतीजा है। लाल सिंह की पत्नी ने पूछा कि कैसे? तब अघोरी ने बताया, 4 रास्ते पर एक आदमी ने किसी को झाड़ फूंक करके उसकी आत्मा को आज़ाद किया था, और जैसे ही उसने सारा सामान चढ़ाकर पीछे लौटा, वैसे ही वे यहाँ पहुंचकर सारा सामान उठाकर खा लिए होंगे। तब आत्मा इनको परेशान कर रही है। लाल सिंह की पत्नी जोर जोर से रोने लगी और अघोरी का पांव पकड़ लिए। बोली, बाबा आपका ही सहारा है। अघोरी बाबा दुखी हो गए और बोले, ठीक है, पहले जाकर कुछ सामान खरीद कर लाओ, फिर मैं बताता हूँ। औरत ने पूछा, क्या लेके आना है? अघोरी ने बोला, जैसे नींबू, 1.25 किलो मिठाई, 1.25 मीटर लाल कपड़ा और एक फूलों का हार, ये सामान जाकर लेकर आओ, और यह सब अपने पति के हाथों में झूठा करवा कर हमें दे दो। हम देखते हैं कि हमसे क्या हो सकता है। जैसा अघोरी ने बताया, औरत ने वैसा ही किया। अघोरी ने पूजा पाठ संपन्न करने के बाद 1 लोटा पानी लाल सिंह के चारों तरफ घुमाकर उसे पिला दिया, और लाल सिंह दिन प्रतिदिन सही होने लगे और कुछ याद भी नहीं आया, और वे एकदम स्वस्थ हो गए और अपने बैंक में काम फिर से चालू कर दिया। तो ये थी हमारी आज की चौथी कहानी। चलिए बढ़ते हैं हमारी अगली कहानी की तरफ। मित्रों, मेरा नाम सुरेश है और मैं पंजाब का रहने वाला हूँ। आज मैं आपको मेरे मित्र के साथ घटी
एक सच्ची घटना के बारे में बताने जा रहा हूँ। मेरे मित्र का नाम दीपक है और हम बचपन से ही बहुत अच्छे दोस्त हैं और हम हमारी सारी बातें एक दूसरे से शेयर करते हैं। हम कॉलेज में आए थे तब दीपक की सगाई हो गई थी। वो उसकी मंगेतर से, जिसका नाम हीना था, बहुत प्यार करता था और दोनों रात भर मोबाइल से बातें करते रहते थे। एक दिन की बात है, उसने मुझे बताया कि वो उसकी मंगेतर से रात को बात कर रहा था। दीपक ने उसकी मंगेतर से मिलने के लिए बोला तो उसकी मंगेतर बदली हुई आवाज़ में बोली, तू ज़्यादा मत बोल वरना तेरे को वहीं दफन कर दूंगी। दीपक एक बार को तो यह सुनकर चौंक गया और फिर सोचा वो शायद मजाक कर रही होगी। फिर दीपक भी उसको मजाक में बोला, क्या कर लेगी तू, चल देखते हैं। तो वो फिर से बोली, आज रात देख तेरे साथ क्या होता है। यह कहकर उसने मोबाइल रख दिया। अगली सुबह जब दीपक मुझसे मिला तो वो अपने कल रात के बारे में मुझे बताने लगा। उसने मुझे रात को फ़ोन वाली बात बताई। उस रात उसके साथ जो हुआ वो उसने मुझे बताया। उसने बताया कि रात को 1 या 2 के आसपास अचानक उसकी नींद खुली और उसके सामने एक काला लंबी दाढ़ी वाला आदमी बैठा था। वो बोलने लगा, ले आ गया, अब देख तेरे साथ क्या होता है। उसने दीपक का गला पकड़ लिया। उससे मेरी सांसें रुकने लगी। दीपक ने उसी वक्त उसके सामने अल्लाह का नाम लेते हुए नमाज पढ़ना शुरू कर दिया और वह उसके सामने से गायब हो गया। मुझे उसकी बात सुनकर बड़ा आश्चर्य हुआ कि ऐसे कैसे हो सकता है। उसके अगले दिन दीपक ने फिर अपनी मंगेतर से मोबाइल पर बात की और बोला, कल रात मुझे क्या नाप शनाप बोल रही थी तुम। उसकी मंगेतर ने कहा, ऐसा कैसे हो सकता है, लेकिन कल तो मैंने फ़ोन ही नहीं किया था। ये सुनकर दीपक के रोंगटे खड़े हो गए और उसने तुरंत फ़ोन काट दिया। उसी वक्त दीपक ने मुझे फ़ोन किया कि उसकी मंगेतर की तबीयत ख़राब है और कल उसके घर चलना है। अगले दिन हम दोनों तैयार होकर दीपक की मंगेतर के घर गए। वहाँ हमने दरवाज़ा खटखटाया तो उसकी मंगेतर सामने खड़ी थी और बदली हुई आदमी की आवाज़ में बोल रही थी कि तू फिर आ गया, तूने अगर अंदर कदम रखा तो तेरी अर्थी यहीं निकाल दूंगा। दीपक बोला कि ये क्या बोल रही हो। दीपक आगे था और जैसे ही उसने घर में कदम रखा उसकी मंगेतर ने दीवार पर टंगी तस्वीर उतार कर उसके सर पर दे मारी। उसके सर से खून बहने लगा। दीपक के ससुर और उसके सालों ने उसकी मंगेतर को पकड़कर बिठाया। फिर उसके सालों ने दीपक के सर पर पट्टी बांधी। हीना के दादाजी ने बताया कि हीना को जिन का साया लग गया है। इस पर दीपक के ससुर ने उन्हें अपना मुंह बंद रखने को कहा। थोड़ी देर रुककर हम वहां से सीधा अस्पताल ढंग से पट्टी करवाई। उसके अगले ही दिन मुझे दीपक का फ़ोन आया कि हीना की तबीयत बहुत ख़राब है और वह अस्पताल में भर्ती है। दीपक ने बाइक निकाली और हम दोनों अस्पताल पहुंचे। वहां पर पहुंचते ही हमने डॉक्टर से हीना की हालत पूछी तो उन्होंने बताया कि उसकी हालत बहुत नाजुक है। कौन सी बीमारी है वो तो पता नहीं चल पा रहा है और उसके घर वालों को डॉक्टर ने दीपक को घर ले जाने की सलाह दी। सभी हैरान थे कि ऐसी क्या बीमारी है जिसका इलाज डॉक्टर के पास भी नहीं है। फिर उसके घर वाले हीना को घर ले आए। हीना ने दीपक को बुलाया और कहा, अब मैं ज़्यादा दिन जिंदा नहीं रह पाऊंगी और तुम किसी अच्छी लड़की से शादी कर लेना। ये सुनकर दीपक की आंखों में आंसू आ गए और बोलने लगा, मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगा। फिर हीना के दादाजी ने उसको एक बाबा के पास ले जाने को कहा। हम उसको बाबा के पास लेके गए और बाबा ने बोला कि इसको एक बुरे जिन ने पकड़ लिया है जिसकी वजह से वो इसके शरीर को नुकसान पहुंचा रहा है। अब बहुत देर हो गई है। बाबा ने बताया कि इसका एक ही इलाज है। यहाँ से 100 किलोमीटर दूर एक दरगाह है, वहाँ इसका इलाज हो सकता है। और बाबा ने बताया कि इसके साथ वही इंसान जाएगा जिसे वो सबसे ज़्यादा चाहती है। दीपक ने कहा कि मैं चल जाऊँगा, मुझे बाइक भी चलानी आती है। रात के 2 बजे दीपक और हीना दोनों बाइक पर निकल गए, लेकिन आधे घंटे बाद किसी का फ़ोन आया, दीपक और हीना का एक्सीडेंट हो चुका है और वो मारे गए हैं। ये सुनना था और मेरा रो रो कर बहुत ही बुरा हाल हो चुका था कि मेरा सबसे करीबी दोस्त इस दुनिया में नहीं रहा। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की सारी कहानियाँ।